नमस्कार। प्रेमचंद मेरी आवाज में इस श्रृंखला के चलते आप सुन रहे हैं कहानी पूस की रात। प्रेमचंद के इस जादू को महसूस करने के लिए मैं अनुज गोस्वामी एक बार फिर आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। श्रृंखला की पहली कड़ी में आप सुन चुके हैं कि एक गरीब किसान हल्कू महाजन सेना के कर्ज तले दबा था। खेती मजूरी करके जो कुछ पैदा करता था सब देनदारी की भेंट चढ़ जाता था। उसकी पत्नी मुन्नी इस बात से दुखी थी कि पूस में कंबल खरीदने के लिए जो 3 रुपए जमा किए गए थे वो भी देनदारी की भट्टी में ही झोंके जाएंगे। हल्कू बदनामी के डर से वो पैसे महाजन सेना को दे देता है और खेत रखाने के लिए पूस की रात में पालतू कुत्ते जबरा के साथ हार में किसी तरह चिलम के सहारे रात बिताने की जुगत करता है। दूसरी कड़ी में अब इसके आगे चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो जाए अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण से उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से न जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए वो ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा में उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक ना थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वो इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वो अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया था। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वो झटपट उठा और छतरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने कई बार पुचकारा पर वो उसके पास ना आया। हार के चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ पड़ता। मानो कर्तव्य हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और बीत गया। रात ने शीत को हवा में धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। 70-80 अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जावेंगे तब कहीं सवेरा होगा। लगता है अभी पहर से ऊपर की रात बाकी है। हल्कू के खेत से कोई 1 गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर आग तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझा कोई भूत हो। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। टाटे हो जाएंगे तब फिर आकर सोएंगे। अभी तो बहुत रात बाकी है। जबरा ने करते हुए
सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चल पड़ा। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें नीचे टप टप टपक रही थीं। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई, बस उसे निचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वो ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हैं। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरी जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय से छिपा ना सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरू, अब ठंड नहीं लग रही? जबरा ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती रहेगी? पहले से ये उपाय ना सूझा? नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने पूंछ हिलाई। आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा करूंगा। जबरा ने इस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ हल्कू उछला और उस अलाव से साफ पार निकल गया। पैरों में जरा लपटें लगी, पर वो कोई बात ना थी। जबरा आग के गिर्द घूमता हुआ उसके पास जा खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वो फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। अब तक पत्तियां जल चुकी थीं। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा एक गीत गुनगुनाने लगा हूं। उसके बदन में गर्मी आ गई। ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी, उसे आलस दबाए लेता था। जबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थीं। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वो खेत में चर रही हैं। उनके चरने की आवाज भी सुनाई देने लगी। हल्कू ने दिल ही दिल में कहा, नहीं जबरा के होते कौन जानवर खेत में आ सकता है? नोच ही डालेगा, मुझे भरम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे भी कैसा धोखा होता है। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत में चरने की आहट मिली। अब वो अपने आप को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा ददाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। वो अपनी जगह से बिल्कुल ना हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, होल होल होल। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत में चर रहे थे। फसल तैयार थी। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा
और 2-3 कदम चला। एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आकर बैठ गया और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठ। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसके चारों तरफ एक जकड़न पैदा कर दी थी। वो उसी राख के पास गर्म जमीन पर चादर ओढ़े सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल चुकी थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत होकर आई है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डाल से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेती की डांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। तो ये थी कहानी पूस की रात। लगता है हल्कू जैसे किसानों के लिए आज तक कुछ नहीं बदला। इसी के साथ अपने दोस्त अनुज गोस्वामी को इजाजत दीजिए। श्रृंखला की अगली कड़ी में प्रेमचंद जी की एक और कहानी लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।